टॉपिक पे शुरू करता हूँ, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नजर रखिए प्लीज ध्यान से बेटा, पिक्चर की तरफ सब लोग नजर रखना। आप सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए बेटा सबसे पहले फीमेल की बॉडी में एक इवेंट होना चाहिए, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड एज, क्लियर है ना बच्चा? तो इंसेमिनेशन में क्या होगा, मेल जो है बेटा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वाइटस, कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा क्या करेगा, अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 शाबाश मिलियन स्पर्म्स को डिपॉजिट करेगा। ये याद रखना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डिपोजिशन कहाँ होता है, तो डिपोजिशन होता है बेटा नियर द सर्विक्स और इन द वेजाइना बेटा, याद है, नियर द सर्विक्स और इन द वेजाइना बेटा। ये समझ आ रहा है, सुनना ध्यान से। तो ये वेजाइना वाला पार्ट है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है। तो इंसेमिनेशन का काम कहाँ होता है बेटा, इट हैपेंस इन द वेजाइना नियर टू द सर्विक्स बेटा, समझ आया ना? सुनना प्लीज ध्यान से। अब होगा क्या, पहले मैं एनसीईआरटी का बता देता हूँ, उन्होंने 2-4 लाइनें ही लिखी है, ज्यादा नहीं लिखा है, फिर हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो जैसे ही स्पर्म बेटा वेजाइना के अंदर आएंगे, ठीक है ना, इनसाइड द वेजाइना आएंगे, फ्रॉम वेजाइना बेटा स्पर्म क्या करेंगे शाबाश, क्रॉस करेंगे द शाबाश सर्विकल कैनाल बेटा, ठीक है ना। और सर्विकल कैनाल को क्रॉस करने के बाद स्पर्म कहां पहुंचेंगे, जल्दी जल्दी शाबाश, यूट्रस में पहुंचेंगे बेटा, क्लियर है? अब यहां क्या होता है कि वेजाइना के अंदर भी म्यूकस है ना भाई, सर्विक्स के अंदर भी शाबाश म्यूकस है, एंड ये क्लियर है। और ये म्यूकस कहां से आया, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज मैंने कल आपको पढ़ाया था सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज के अंदर सिक्रीशंस बढ़ती है बेटा, अरे बढ़ती है ना, ठीक है। सिक्रीशंस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली फीमेल यूट्रस में उस समय म्यूकस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब इन स्पर्म्स को क्या करना होता है बेटा, इनको फ्रॉम पॉइंट ए टू कहां पहुंचना है, पॉइंट बी पहुंचना है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले म्यूकस को क्रॉस करेंगे किसमें, वेजाइना में, फिर म्यूकस को क्रॉस करेंगे किसमें, वेरी गुड, फिर म्यूकस को क्रॉस करेंगे बेटा किसमें, ये समझ आया ना। अब यहां क्या होता है बेटा, यहां स्पर्म्स का डिवीजन होता है, कुछ स्पर्म्स दौड़ इस साइड में लगाएंगे, कुछ स्पर्म्स दौड़, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स बेटा उसी ओरी की तरफ जाते हैं या उसी फ्लोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं जहां पे कौन रिलीज हुआ होगा, जहां पे एग रिलीज हुआ होगा बेटा, समझ आया ना। ऐसा क्यों, बिकॉज जब एग फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आता है बेटा, तो ये एग अपने आसपास कुछ केमिकल्स को रिलीज करना शुरू करता है। ये समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? और ये केमिकल बेटा पूरे एरिया में फैल जाते हैं, और इंक्लूडिंग कहां पे फैलते हैं शाबाश, और इन स्पर्म्स के पास कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखे, बट मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में अलग से बेटा, जिन रिसेप्टर्स को अल्लाह ने ताकत दी है बेटा टू रिकॉग्नाइज दीज सिक्रेटेड बाय द समझ आया ना, इसको हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं बेटा। अगर कोई भी बंदा केमिकल को देख के केमिकल की तरफ बढ़ता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस, समझ आया ना। तो कीमोटैक्सिस फिनोमेना से स्पर्म्स बेटा मैक्सिमम किसकी तरफ जाते हैं शाबाश, टुवर्ड्स द फ्लोपियन ट्यूब वेयर एग इज, और कुछ बेचारे जो अंधे मान के चलो बेटा, जिनको रिसेप्टर अच्छे से नहीं बने, वो कहां दौड़ लगाते बेटा, ऐसी जगह जहां कोई एग वेग भी। तो आप शॉर्ट में क्या देख रहे हो बेटा, 200-300 मिलियन का स्पर्म्स का जो काउंट है ना, वो हर समय जैसे जैसे स्पर्म्स आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, उनका काउंट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है बेटा, समझ आया ना। और फाइनली इस एग के पास जो सक्सेसफुल स्पर्म्स पहुंचते हैं ना, वो 200 या 300 के आसपास ही, कुछ बुक्स 100 भी लिखती है, 200-300 आप याद रख लेना बेटा, समझ आया ना। अब अगर सब कुछ बेटर है, सब कुछ सही है बेटा, एनवायरमेंट अच्छा है, बॉडी अच्छी है, सारी चीजें वेल डेवलप्ड है, सारे हार्मोन्स प्रेजेंट है, सब कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट है बेटा, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, इस जगह पे, जिस जगह को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ, याद है ना सबको बेटा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये स्पर्म आके फ्यूज करेगा बेटा किसके साथ, ये मैं एनसीईआरटी बता रहा हूं, एनसीईआरटी ऐसे लिख रहा है, ठीक है ना। सो दिस फ्यूजन ऑफ, जल्दी जल्दी शाबाश, दिस फ्यूजन ऑफ शाबाश स्पर्म बेटा विथ सेकेंडरी oocyte इन द fallopian ट्यूब एट विच साइट, एम्प्यूला बेटा, समझ आया ना। स्पर्म भी कैसा है, हैप्लॉइड है, एग भी कैसा है, हैप्लॉइड है। इस फ्यूजन को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन बेटा, समझ आया। मेरे हिसाब से गलत है बेटा, एनसीईआरटी ने तो यही लिखा है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, जो मैंने फिनिश भी कर दिया, खत्म, घर जाओ, ठीक है ना। बट मेरे हिसाब से क्यों गलत है बेटा, बिकॉज फर्टिलाइजेशन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ना, एक्चुअल में एग का फ्यूज होना किसके साथ, स्पर्म के साथ, फर्टिलाइजेशन वो कुछ अलग कहलाता है बेटा। अरे समझ आया ना। लेकिन ये अलग कहानी जो मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये एंड ऑफ द स्टोरी है, एंड में मैं बताऊंगा स्पर्म फ्यूज कर गया किसके साथ, एग, जिसको एनसीईआरटी ने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं बेटा इसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कुछ एक्स बोलते हैं, ये समझ रहे हो ना। ये जो एक्स वाली चीज है ना, ये इस पूरी कहानी का एंड है बेटा, क्लाइमैक्स है कहानी का, इस पूरी कहानी का नाम, इस पूरी स्टोरी का नाम, जहां पे स्पर्म एंटर किया, फिर आगे बढ़ा, फिर एग को पहचाना, फिर एग के पास आया, फिर बहुत सारे काम हुए बेटा, इस कंप्लीट स्टोरी का नाम क्या होता है बेटा, यानी फर्टिलाइजेशन एक इवेंट नहीं है,
फर्टिलाइजेशन एग एंड स्पर्म का फ्यूजन नहीं है बेटा। एग एंड स्पर्म को फ्यूज कराने के लिए जो कुछ चाहिए, आप समझ रहे हो, जो कुछ हमें करना पड़ेगा मेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फ्लोपियन ट्यूब में, उस पूरी कहानी को एक साथ हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ आया? ये क्लियर हुआ? तो एनसीईआरटी में इतना नहीं है, बट एक्चुअल कहानी क्या है, तो मैं थोड़ा सा इधर आपको हाईलाइट देता हूं, फिर हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। एक्चुअल कहानी क्या है बेटा, कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली इज नॉट द इवेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ, शाबाश, समझ आया ना, बट इट इज एक्चुअली a complete story बेटा which depicts the journey of from vagina up to the ampulla बेटा। समझ आया ना? तो इस पूरी जर्नी में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा इसमें पहला इवेंट आता है जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन बेटा। क्या बोलते हैं इसको? दिस इवेंट इज कॉल्ड एज, यानी फर्टिलाइजेशन का पहला इवेंट क्या है? कैपेसिटेशन। क्लियर हो गया? ये याद रहेगा। सेकेंड इवेंट बेटा, द सेकेंड इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा, ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन। ये सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार देख लेना बेटा। द सेकेंड इवेंट इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन बेटा। क्या बोलते हैं इसको? तो पहला इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, शाबाश, सेकेंड इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, क्लियर है ना बेटा? थर्ड इवेंट इज कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक बेटा। इसको, सॉरी स्लो ब्लॉक नहीं, थर्ड इवेंट इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? फास्ट ब्लॉक बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? एंड द नेक्स्ट इवेंट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल रिएक्शन बेटा। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश। कॉर्टिकल, डरना नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन है बेटा। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस पूरी कहानी का बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एम्फिमिक्सिस। एम्फिमिक्सिस, क्लियर है? और इसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? अरे समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी एक्चुअल में जिस पॉइंट पे एग एंड स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं ना, वो कौन सा पॉइंट है बेटा? एम्फिमिक्सिस है। यानी एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्फिमिक्सिस, जो एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा। क्लियर है? बट ये पूरी कहानी को अगर मैं सम अप कर दूं ना, इस होल स्टोरी को अकेले में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन एक इवेंट, इट्स अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल इवेंट्स बेटा, जिसका मकसद क्या होता है? क्या कराना? एम्फिमिक्सिस कराना बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? यहाँ पे और एक चीज ऐड कर देंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन जो यहाँ होती है ना, कॉर्टिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक बेटा। कॉर्टिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक। समझ आया? समझ आया? तो पहले आप एनसीईआरटी का पढ़ लो क्या लिखा है, फिर मैं इन स्टेप्स को एक एक करके पढ़ाना शुरू कर दूंगा। डन है यहां तक? तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय पीनस इनटू द वेजाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन, ठीक है ना। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द, ये पॉइंट याद रखना बेटा, ठीक है, फाइनली रीच द, शाबाश, एम्पुलरी रीजन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब बेटा, ठीक है। किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि इसको नई एनसीईआरटी में चेंज कर दिया, मेरे को टाइम नहीं मिला देखने का, आप एक बार इसको देख लेना, उन्होंने शायद इस्थमस दिखाया, एक बार आप चेक है ना, एक एक बार चेक कर लेना इसको प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द ओम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द वायर द फर्टिलाइजेशन टेक्स बेटा। नई एनसीईआरटी में जंक्शन लिखा हुआ है, पुरानी में ये लिखा था, आप एक बार उसको क्रॉस चेक करना है कि नहीं, अगर है तो फिर उस हिसाब से याद रख लेना। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओम एंड आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज स्पर्म जिंदा रहेगा 3 दिन, ओम जिंदा रहेगा 1 दिन। मान के चलो बेटा स्पर्म चौथे दिन आया तो कोई फायदा है, मान लो स्पर्म 3 दिन पहले आया बेटा, कोई फायदा है, तो वो डे बराबर 14 ही होना चाहिए बेटा, जिस दिन स्पर्म भी आए और एग भी। अगर उससे 3 दिन पहले स्पर्म आएगा कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन पहले आएगा कोई दिक्कत नहीं, उसी दिन आएगा कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद आया, ये समझ में क्या बता रहा हूं? यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ में आगे पढ़ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा, ठीक है। स्पर्म का लाइफ स्पेन कितना है? शाबाश, 3 डेज है बेटा, ठीक है ना। और ओवुलेशन किस दिन हो रहा है? 14th डे को हो रहा है। अरे क्लियर है? इमेजिन कर लो भाई स्पर्म जो है बेटा, फॉर एग्जांपल वो 10th डे आया बेटा, सुनना ध्यान से, 10th डे आया, उसके बाद 11, 12, 13, और उसके बाद क्या है बेटा, तो बीच में 3 दिन का गैप हो गया ना, तो जब तक आपकी बॉडी में एग बाहर आएगा तब तक स्पर्म मर गया होगा बेटा। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर है? अब 14th डे कौन आया बेटा? एग आया, और 15th डे अगर स्पर्म आएगा एवरीथिंग इज गुड बेटा, बिकॉज एक दिन रहेगा। लेकिन मान के चलो स्पर्म 16 डे आया बेटा, तो कोई फायदा, यानी इनका डे लगभग लगभग सेम होना चाहिए। स्पर्म के पास 3 दिन की चॉइस है, लेकिन एग के पास कोई चॉइस
नहीं है बेटा। आई होप ये क्लियर हो गया, ये समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड, या आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बेटा, सारी कॉपुलेशंस फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं बनती, रीजन क्या है, आपको लाइफ स्पैन बस याद रखना है। The lifespan of sperm is dash dash dash. The lifespan of egg is dash. So it is very evident that if sperm comes 3 days prior or 3 days after the ovulation, beta, the chance of fertilization are less. अरे समझ आया मैंने क्या बोला, ये क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। The process of fusion of a sperm with the ovum is called as, ये सबसे बड़ी गलती करी बेटा किसने, एनसीईआरटी ने, बिकॉज एक्चुअल में ये फर्टिलाइजेशन नहीं है बेटा। एक्चुअली इस पूरी कहानी का नाम क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, बट आपको नीट में पूछा जाए तो आपको पता है क्या करना, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the and induces change in the that block the entry of additional, अब यहाँ पे इसका आगे कुछ डिस्कशन नहीं दिया है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा ये चेंज क्या होती है और क्यों इस चेंज की वजह से बाकी स्पर्म एंटर नहीं कर सकते। इसी चेंज को हम नाम देते हैं फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। बेटा ये आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। चलिए ये पढ़ते हैं। Thus it ensures that only one sperm, यानी ये जो चेंज आया एग के अंदर स्पर्म के आने की वजह से, जो पहला स्पर्म एग से टकराया तो उस पहले स्पर्म के एग के साथ टकराने से एग में कुछ हुआ बेटा, और वो जो कुछ हुआ उसकी वजह से बाकी स्पर्म एग के अंदर एंटर, तो ये रिप्रेजेंट करता है मोनोस्पर्मी को बेटा। किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी एक फीमेल एग के अंदर खाली एट अ टाइम एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है, सारे स्पर्म एंटर नहीं कर सकते। समझ आया ना, ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। The secretions of acrosome help the sperm enter into the of the ovum through the and the plasma membrane। ये भी हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे बेटा। इसी को हम, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन बेटा। क्या नाम देते हैं, दिस स्टेप रिप्रेजेंट, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बाद में इसको दोबारा पढ़ेंगे। Thus induces the completion of meiotic division of secondary, यानी एक बार स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो गया, स्पर्म उसको अपना सेंट्रियोल दे देगा और उससे क्या करवाएगा, एग का मियोसिस 2 कंप्लीट करवाएगा। समझ आया ना। तो क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte बनेगी, जो सेकेंडरी oocyte को आप क्या बोलेंगे, ओम या oocyte भी बोलते हैं बेटा, और बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। द सेकेंड meiotic डिवीजन इज ऑल्सो एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, soon the haploid nucleus of sperm and that of the ovum will fuse together to form a diploid zygote बेटा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एम्फिमेक्सिस। समझ आया, क्लियर हुआ। अब क्या है पूरी कहानी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन। आप उसको पढ़ना चाहते हो जल्दी पढ़ लो। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स एक्स बनेगी फीमेल, एक्स वाई बनेगा मेल। मेल ही वो होता है जो डिटरमाइन करता है कि बच्चा लड़का बनेगा कि, तो इसको पढ़ना चाहते हो तो जल्दी जल्दी पढ़ लो। पढ़ाया मैंने कभी कि नहीं पढ़ाया, पहले लेक्चर में पढ़ाया था, तो ये वही है बेटा। चल अब हम आते हैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जहां पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसको, कंप्लीट फिनोमेना ऑफ। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कंटेन्स मेनी स्टेप्स, जिसमें पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट एंड फाइनली। समझ आया। तो सबसे पहले मैं किसको पढ़ाऊंगा, अब सुनो सुनो, फिर मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको बेटा, इधर नजर रखिए ध्यान से। मुझे बताओ कि जब मेल फीमेल की बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करता है बेटा, तो वो फीमेल की बॉडी में प्योर स्पर्म डालता है कि सीमेन डालता है, इसको समझते हैं ना। नजर रखिए ध्यान से। तो मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सीमेन की बात कर रहे हैं, तो सीमेन कंपोजिशन है बहुत सारी चीजों का। अरे याद है ना बेटा, समाइनल फ्लूइड, कॉपर्स और पता नहीं क्या क्या है ना। और इसी फ्लूइड के अंदर कौन है बेटा, जल्दी जल्दी, इसी फ्लूइड के अंदर कौन है बेटा, स्पर्म है। तो मुझे बताओ बेटा, ये जो फ्लूइड होता है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, मैंने इसकी विस्कोसिटी बताई थी आपको, ये विस्कस होता है कि नॉन विस्कस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, बताया ना बेटा। बिकॉज काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड जो था वो विस्कस नेचर देता है। तो ओवरऑल ये क्या होगा बेटा, पतला होगा कि गाढ़ा होगा, जिसको विस्कस बोलेंगे बेटा। तो विस्कस फ्लूइड के अंदर अगर हमारे स्पर्म सस्पेंडेड है, तो ये स्पर्म बेटा फ्री होंगे कि ये बंद होंगे, जल्दी जल्दी। इस विस्कस फ्लूइड के अंदर अगर हमारे स्पर्म सस्पेंडेड है बेटा, तो ये स्पर्म जो आपको अंदर इस विस्कस फ्लूइड में देख रहा है, ये फ्री होगा कि ये बंद होगा बेटा। क्यों बंद होगा, बिकॉज दिस स्पर्म इज कवर्ड बाय, अरे बात समझ रहा है ना। तो अगर इस फ्लूइड के अंदर हमारा स्पर्म जो है वो सस्पेंडेड ही रहा, बंद ही रहा, कैप्चर्ड ही रहा बेटा, क्या ये स्पर्म अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर पाएगा, जल्दी जल्दी कर पाएगा क्या।
बिकॉज इसी को वेजाइना क्रॉस करना है, सर्विकल कैनल क्रॉस करना है, सर्विक्स, सब कुछ इसी को क्रॉस करना है। बट अगर ये किसी भी तरीके से बेटा इस विस्कस फ्लूइड में बंद रहा, दिस स्पर्म इज नेवर गोइंग टू कंप्लीट इट्स जर्नी ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा बात समझ रहे हो ना? तो आपके हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बेटा? इसे बाहर निकालना चाहिए, आजाद करना चाहिए। किससे? सेमाइनल फ्लूइड से, काउपर्स फ्लूइड से, बल्बोइरेथ्रल फ्लूइड से। बिकॉज इन फ्लूइड्स का काम क्या था? इसको एसिडिटी से बचाना और इसको खाना प्रोवाइड करना। वो काम तो ऑलरेडी हो चुका है बेटा, जहां इसको पहुंचाना था वहां ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब इधर से आगे की कहानी कौन चलाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट चलाएगा। अब इस स्पर्म को जो भी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? फीमेल। अरे बात समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये क्लियर हो रहा है ना? सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि भाई ये जो स्पर्म सस्पेंडेड है इनसाइड दिस फ्लूइड बेटा, हमें क्या करना चाहिए? इस स्पर्म को इस सस्पेंडेड फ्लूइड से क्या करना चाहिए बेटा? आजाद करना चाहिए। अरे समझ आया ना? इसको बाहर निकालना चाहिए। तो एक तरीके से मैं ऐसा बता सकता हूं कि जब स्पर्म एंटर करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, जब स्पर्म एंटर करता है इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, और फीमेल की बॉडी में कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बेटा। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहां पे? वेजाइना में। तो वेजाइना इज द प्लेस बेटा जहां पे इन स्पर्म्स को वॉश किया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब इनको साफ किया जाता है। और सफाई से मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले बेटा इनके ऊपर से क्या हटाया जाएगा? जल्दी जल्दी शाबाश, सारे फ्लूइड्स बेटा। समझ आया ना? और दूसरा काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बेटा, वो क्या किया जाता है कि जब ये स्पर्म्स समाइनल फ्लूइड के अंदर आते हैं, समाइनल फ्लूइड से पहले कहां पे थे? एपिडिडाइमस में थे बेटा। समझ आया ना? तो एपिडिडाइमस के अंदर क्या हुआ बेटा? इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स ऐड कर दिए गए। क्या कर दिए गए? और इन रिसेप्टर्स को मैंने कल आपको पढ़ाया था बेटा, दे आर कॉल्ड एज एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जब ये स्पर्म एंटर करता है इनटू द समाइनल प्लाज्मा, ये सुनो, लिखो मत बेटा, पहले सुनो। जब ये एपिडिडाइमस में थे, स्पर्म नॉर्मल बेचारा आया, तो हमने इसको कुछ रिसेप्टर्स दिए। उनमें से एक रिसेप्टर कौन है बेटा? एंटी फर्टिलाइज। क्लियर है ना? इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं जो आने वाले समय में मदद करेंगे केमिकल्स को पहचानने में। जो केमिकल कहां से आते हैं? फीमेल से आते हैं। यहां तो क्लियर है? अब जब ये स्पर्म बेटा एपिडिडाइमस से निकल के समाइनल प्लाज्मा के अंदर जाएगा बेटा, तो समाइनल प्लाज्मा क्या करता है बेटा? वो एक गड़बड़ कर देता है। वो इन रिसेप्टर्स को, दिख रहे हैं रिसेप्टर्स, इनके ऊपर बेटा कुछ प्रोटीन्स को चिपका देता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स को चिपका देता है, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर्स बेटा इनएक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये अच्छी बात है ना? बिकॉज अगर ये एक्टिव रहेंगे बेटा, अगर ये रिसेप्टर मेल की बॉडी में एक्टिव रहेंगे, तो ये हमेशा बेटा किसको ढूंढेंगे? केमिकल्स को। अरे समझ आया ना? और ऑटोमेटिकली बेटा ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी करेंगे बेटा। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? तो हमने बेटा इन रिसेप्टर्स की जो आंखें थी उन पे क्या कर दी बेटा? पट्टी बांध दी, और इनको क्या कर दे? इनएक्टिवेट कर दिया। और ये इनएक्टिवेशन क्यों है? ताकि अपनी एनर्जी को क्या कर सके। समझ आया मैंने क्या बोला? ये क्लियर हो गया ना? ये कहां हुआ? ये हुआ समाइनल प्लाज्मा के अंदर बेटा। क्लियर है? अब जब ये स्पर्म एंटर करता है इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल बेटा, तो उस समय भी इन रिसेप्टर्स के ऊपर क्या होते हैं? बात समझ आ रहा है क्या बता मैं? एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कैपेसिटेशन फैक्टर्स बेटा। इनको हम क्या नाम देते हैं? दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कैपेसिटेशन फैक्टर्स, जिनके ऊपर हमने इनको चिपका दिया बेटा। ये क्लियर हुआ? यहां तो कोई मसला नहीं है। तीसरी बात बेटा, ठीक है ना, जब ये स्पर्म बेटा एंटर करता है इनटू द समाइनल प्लाज्मा, तो समाइनल प्लाज्मा क्या करता है बेटा? इस स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरी स्पर्म के ऊपर बेटा एक ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है? ताकि ये अंदर, इसके अंदर क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। समझ आया? पक्का समझ आया? अब जब ये स्पर्म एंटर कर गया इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, तो इमेजिन कर लो बेटा, मैंने इसका ग्लाइकोप्रोटीन कवर वैसा का वैसा रखा, क्या अब ये इसके लिए अच्छा है कि बुरा है? अरे बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? ये शेर था बेटा जिसको हमने पिंजरे में बंद रखा था। अब जब ये शिकार करने के लिए बाहर निकलेगा जंगल में, तो इसको पिंजरे में बंद रखना चाहिए कि खोल देना चाहिए? तो मतलब कैपेसिटेशन के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा बेटा कि ये जो बाहर कवर है बेटा, जिस कवर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या कर देंगे बेटा? शाबाश, कवर को हटा देंगे। पहला पॉइंट याद रखना है। तो कैपेसिटेशन कहां होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया किस जगह होती है? वेजाइना के अंदर होती है, वेजाइनल ट्रैक्ट भी आप बोल सकते, ठीक है। और उसमें क्या होता है बेटा? उसमें तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला, ग्लाइकोप्रोटीन का कवर। अरे समझ आया? दूसरा, जो हमने इसकी आंखें बंद करके रखी है बेटा, वो आंखें अब खुलनी चाहिए कि अभी भी बंद रहनी चाहिए? तो मतलब हम किनको हटा देंगे? जल्दी जल्दी शिवा, प्रोटीन्स को, जिनको हमने क्या बोला था? तो मतलब हमने इसके रिसेप्टर्स को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया बेटा। अरे बात समझ आया? अब ये रिसेप्टर्स ढूंढना शुरू करेंगे किस चीज को? केमिकल्स को, जो कहां से आ रहे हैं? फीमेल से आ रहे हैं। तो मतलब इनको रास्ता देखने को मिलेगा बेटा कि हमें जाना कहाँ है। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हो गया ना?
तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे, सुनना ध्यान से, हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये इसकी पूंछ दिख रही है। अभी तक ये पूंछ बेटा बंद थी ना, बिकॉज हमने इसके ऊपर क्या चिपकाया था, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है ना बेटा? अब जैसे मैं ग्लाइकोप्रोटीन का कवर हटा दूंगा इधर से, तो ये अपनी पूंछ क्या करना शुरू करेगा, जल्दी जल्दी क्या करना शुरू करेगा, फड़फड़ाना शुरू करेगा, घुमाना शुरू करेगा। यानी इसकी पूंछ की वजह से मोटिलिटी जो है बेटा वो बढ़ेगी कि कम होगी बेटा? समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ये क्लियर हो रहा है ना? पक्का क्लियर हो रहा है? एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसके हेड पे यहां कुछ होता था ना, क्या बोलते थे उसको, एक्रोसोम। एक्रोसोम एक्चुअल में क्या थी, गोल्जी बॉडी थी। अब यहां पे क्या होगा बेटा, इसके एक्रोसोम का जो कवर था, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी एपरेट्स था, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा बेटा। बात समझ आया? क्लियर है? अब आप बोलोगे सर यहाँ वीक क्यों हो रहा है, आंसर आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है। ये क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? ऑल दीज इवेंट्स जो फीमेल की बॉडी में होते हैं बेटा, जिससे हमारा स्पर्म एक्टिवेट हुआ कि इनएक्टिवेट हुआ, और मैं बोलूंगा हाइपर एक्टिवेट हुआ, बिकॉज वो पहले भी एक्टिव था लेकिन अब वो और ज्यादा एक्टिव हुआ बेटा। समझे? उसकी मोर्टेलिटी और ज्यादा बढ़ गई, उसका एक्रोसोम और ज्यादा खतरनाक हो गया बेटा। ऑल दीज इवेंट्स आर टुगेदर कॉल्ड एज कैपेसिटेशन बेटा। समझ आया? तो फर्टिलाइजेशन का पहला इवेंट क्या होता है, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कहाँ होती है, वेजाइनल ट्रैक्ट में होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, पहला पॉइंट वॉशिंग ऑफ, और वॉशिंग ऑफ स्पर्म में क्या करते हैं हम, समाइनल प्लाज्मा को हटाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को हटाते हैं, कैपेसिटेशन फैक्टर्स को हटाते हैं, एंड टेल को क्या करते हैं, हाईली मोबाइल करते हैं। मतलब टेल के अंदर मूवमेंट क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगती है। अरे समझ आया ना? तो इन सारे इवेंट्स का मकसद क्या है बेटा, आप बताओ जरा। समझ आया ना? टू मेक स्पर्म एबल टू मूव थ्रू द, शाबाश, टू मूव थ्रू द म्यूकस ऑफ। समझ आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? इसको हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। मेरे को नहीं लग रहा है कोई टफ टॉपिक है बेटा, सिंपल टॉपिक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हमारी कैपेसिटेशन है। ठीक है ना? तो कैपेसिटेशन के अंदर क्या हुआ बेटा, लेस मोबाइल, वन्यू वन सर ठीक मकलाइए क्लास तो बचने रहे तो वो जो, अच्छा चलो ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ चलने को लेट ना, मैं थोड़ा कलस दो मैं तो बस जल्दी आ गया। चलो ओके ओके, चलिए यहाँ तक समझ आया ना? तो मैं क्या बोल रहा था शबाश, लेस मोबाइल स्पर्म बेटा, ठीक है ना, प्लस शबाश एक्टिव स्पर्म के इनएक्टिव स्पर्म, इन एक्टिव स्पर्म बेटा, ठीक है ना, प्लस कैपेसिटेटेड स्पर्म के नॉन कैपेसिटेटेड स्पर्म, वेरी गुड बेटा, नॉन कैपेसिटेटेड स्पर्म बेटा, ठीक है ना? क्लियर है बच्चा? क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी शबाश, जल्दी जल्दी शबाश, ये बनेगा, वेरी गुड बेटा, ये बनेगा, वेरी गुड, एंड ये होगा। समझ आया ना? तो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दिस प्रोसेस। समझ आया? तो अब ये बनेगा हाइपर, हाइपर एक्टिव और हाइपर मोबाइल लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना? अब ये होगा बेटा एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज अब इसके रिसेप्टर्स एक्टिव हो चुके हैं, और अब ये क्या हो चुका है बेटा शबाश, कैपेसिटेड। तो इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। ध्यान है इतना? इधर देखो पिक्चर में बेटा, ठीक है, नजर रखे ध्यान से। तो ये स्पर्म आपको दिख रहा है इधर, ठीक है ना? तो ये कैसा स्पर्म है, जल्दी जल्दी, स्पर्म इन एपिडिडाइमस बेटा, एपिडिडाइमस, क्लियर है? जिसमें हमने ऐड क्या करे शबाश, रिसेप्टर्स ऐड करे बेटा, रिसेप्टर। समझ आया ना बच्चा? और फिर हमने इसको ऐड किसके साथ किया, वेरी, और समाइनल प्लाज्मा ने एक बड़ा गड़बड़ किया, बिकॉज उसने रिसेप्टर को क्या कर दिया शबाश, मास्क कर दिया। किन की मदद से, जल्दी जल्दी शबाश, नहीं नहीं फैक्टर्स बेटा, किन की मदद से, कैपेसिटेशन, जल्दी जल्दी शबाश, फैक्टर्स की मदद से। अरे क्लियर हो रहा है क्या बता रहा मैं? और ऊपर से क्या आया बेटा, इधर देखो, ऊपर से क्या आया, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कवर आया बेटा। अरे समझ आया ना? और इन दोनों की वजह से स्पर्म क्या हुआ, इनएक्टिवेट हुआ बेटा, मतलब मूवमेंट उसकी कम हो गई। क्लियर है? लेकिन जैसे ये कहां पहुंचा, फीमेल रिप्रोडक्टिव, वेरी गुड बेटा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हुई,
कैपेसिटेशन हुई। अरे समझ आया ना। और कैपेसिटेशन ने सबसे पहले किन को हटाया, रिमूव लिख देता मैं, रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव्ड बेटा। सबसे पहले किसको हटाया, समाइनल, एसपी लिख दे शॉर्ट में। और फिर किसको हटाया, कैपेसिटेशन फैक्टर उसको हटाया। और किसको हटाया, ग्लाइकोप्रोटीन कवर को हटाया। समझ आया ना। और क्या किया शाबाश, टेल को कर दिया हाइपर एक्टिवेट। समझ आया ना। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। समझ आया। अगर आप लास्ट दो पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे ना और पूंछ पे नजर डालोगे, मैंने पूंछ को थोड़ा अलग बना दिया लास्ट पे बेटा। पूंछ सेम सेम दिख रही है, लास्ट पे अलग दिख रही है। वो क्या दिखाना चाहता हूं मैं, कि अब इसकी पूंछ क्या हो रही है, जल्दी जल्दी मूव कर रही है बेटा। समझ आ रहा है। मेंढक के वो देखे टेडपोल पानी में, ऐसे समथिंग लाइक वैसे होता है ये भी बेटा। क्लियर है। दूसरा चीज नजर रखो ध्यान से, इधर नजर रखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, जल्दी जल्दी, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है बेटा, एक्रोसोम दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक्रोसोम एकदम तगड़ा दिख रहा है, लेकिन इधर आके वो क्या हो गया बेटा, तो इधर तो एक्रोसोम क्या हो चुका है बेटा शाबाश, वीक हो चुका है। क्लियर है ना। वीकनिंग ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। समझ आया, जल्दी जल्दी समझ आया ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ टेल। इसको कैल्शियम खिलाया जाता है बहुत ज्यादा, ये टू पॉजिटिव। सो दिस इज कैपेसिटेशन। डन है यहाँ तक। आगे बढ़ू मैं, तो हमारा ये वाला पॉइंट खत्म हो जाता। अब आती है, इमेजिन कर लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मैंने आपको टारगेट दिया, ठीक है, आप एक पागल सांड बन गए। पागल सांड होता है ना, जिसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, ठीक है। और मैंने इस पागल सांड को एक टारगेट दिया, लाल रुमाल रखी मैंने कहीं पे बांध के, वो उसका टारगेट है बेटा, ठीक है ना। और ये लाल रुमाल उसको आंखों में दिख रही है कि मेरे को उधर पहुंचना है, ठीक है। और टारगेट पहुंचने से, टारगेट के पास पहुंचने से पहले बेटा, मैंने इस सांड का जो हेड है ना, उसकी बूंस को बेटा बाहर निकाल दिया। इमेजिन जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जब ये सांड दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, और फाइनली किसको मारेगा, सींग, लाल रुमाल को। और जैसे लाल रुमाल से टकराएगा बेटा, तो इसके हेड का क्या होगा, फट जाएगा ना। मैंने बूंस बाहर निकाल दिए बेटा, मैं समझ रहे हो, मैंने बूंस बाहर निकाल दिए। अरे बात समझ रहे हो ना। वो दीवार है, ठीक है ना, यहाँ फहीम है, फहीम आज नहीं आया, वो पागल सांड है बेटा, ठीक है ना। अब वो इस दीवार की तरफ दौड़ रहा है, मैंने दीवार पे क्या बांध के रखी, लाल रुमाल। और हेड से मैंने बूंस क्या कर दी, जो उसकी हेड को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, ताकत, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। तो जैसे ही बंदा लाल रुमाल पे सर मारेगा बेटा, तो लाल रुमाल पे सर मारने से इसके सर का क्या होगा, फट जाएगा ना। सेम होता है स्पर्म का बेटा। स्पर्म के हेड क्या है बेटा, दो चीज, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, सबको पता है। और एक्रोसोम छोटा कि बड़ा, बड़ा, कल वाली क्लास में पढ़ाया था ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन एक्रोसोम में अभी तक एक अच्छी बात क्या थी बेटा, कि एक्रोसोम का जो मेम्ब्रेन था ना, वो हार्ड मेम्ब्रेन था, वो स्टेबल मेम्ब्रेन था, वो थिक मेम्ब्रेन था बेटा। बात समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और जब तक अभी तक म्यूकस से जब जब ये बंदा गुजरा ना, तो उस हेड ने इसको सपोर्ट किया बेटा, बिकॉज हेड इसका स्ट्रांग था। बात समझ आ रहा है क्या बता रहा मैं। लेकिन हमने बेटा कैपेसिटेशन में क्या किया, इसके मेम्ब्रेन को वीकन कर दिया बेटा। अरे समझ आया ना। ऊपर से अंडा इसको बुला रहा है, वो केमिकल डाल रहा है, भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो जब स्पर्म को टेल में मूवमेंट मिलेगी, तो वो दौड़ किसकी तरफ लगाएगा, एग की तरफ लगाएगा। अरे समझ रहे हो ना। तो मान के चलो ये इधर एग है बेटा, ये स्पर्म बेचारा दौड़ता दौड़ता आया और सीधे किससे टकराया, नहीं समझ आ रहा क्या बताया, जैसे एग से टकराएगा, तो एग से टकराने की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, इसका एक्रोसोम ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है। और जैसे एक्रोसोम ब्रेक होगा, तो अंदर से बाहर क्या आएगा, शाबाश, केमिकल्स बाहर आएंगे, जिनको हम नाम देते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स बेटा। क्या नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस बेटा। क्या बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। समझ आया कि नहीं समझ आया, पक्का समझ आया। तो इधर लिख देते हैं बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में, जल्दी जल्दी क्या लिखे, शाबाश, एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में क्या लिखे, शाबाश। ये क्या होता है, ठीक है ना। नजर रखिए देना, आफ्टर कैपेसिटेशन बेटा, है ना, क्या हुआ है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन क्या हुआ है, जल्दी जल्दी शाबाश, वीक हुआ है बेटा।
समझ आया ना। और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के वीकन की वजह से क्या होगा, वंस स्पर्म, ठीक है ना, फ्यूजेस विथ मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन नहीं, विथ प्रोटेक्टिव लेयर, विथ प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, लेयर लिख दो, अपने लेयर लिख दो, लेयर ऑफ सेकेंडरी साइड बेटा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जल्दी जल्दी शबाश ब्रेक्स बेटा, ठीक है ना। और वो क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस। समझ आया ना बेटा। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, समझ आया, पक्का। ये इजी है बेटा, बट एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट आपके लिए इजी है, एग्जाम में पूछा ही जाता है बेटा। क्लियर हुआ। तो कैपेसिटेशन के बाद क्या आई, एकदम क्लियर दिमाग में, तो एक बार पिक्चर से भी देख लेते फिर आगे बढ़ते बेटा, नजर रखे ध्यान से। अच्छा ये आप एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी कैपेसिटेशन के बारे में, और एंड पे आपकी कॉपीज भी चेक होंगी बेटा, ठीक है ना। Sperm capacitation refers to the physiological change spermatozoa must undergo in order to have the ability to penetrate. सही है गलत है, क्यों लास्ट वाली लाइन लिखी है बेटा, इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट और फर्टिलाइज द एग बेटा, बिकॉज कैपेसिटेशन नहीं होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो स्पर्म कभी भी अपने कॉन्टेक्ट्स को एग के अंदर डाल, वो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली एम्फीमिक्सिस भी नहीं होगा बेटा। समझ आया कि नहीं आया। सो मतलब दैट आल्सो मींस ना कि जो स्पर्म कैपेसिटी से बचेंगे, जो स्पर्म नहाने से मना करेंगे बेटा, क्या वो कभी भी एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे, नेवर बेटा। वो हमेशा वेजाइना के अंदर या सर्विक्स के अंदर रहेंगे, उधर मर जाएंगे या ड्रेन आउट हो जाएंगे बेटा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन 1952 बाय कॉलिन रसल ऑस्टिन बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्पर्म मस्ट नीड टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नहीं बेटा, फिजियोलॉजिकल, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हैव स्पर्म के पास कौन सा दिमाग है, वो साइकोलॉजिकल ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हैव द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द एग बेटा। समझ आया ना। इवेंट्स ऑफ कैपेसिटेशन कंसिस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा शाबाश, इवेंट्स ऑफ कैपेसिटेशन कंसिस्ट ऑफ शाबाश अनमास्किंग ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ द स्पर्म बेटा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा, रेंडरिंग इट कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग टू द ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। कैसे, बिकॉज जब रिसेप्टर अनमास्क होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में केमिकल्स आ रहे हैं बेटा, तब जाके उनको क्या करेगा, पहचान लेगा कि कहां से आ रहे हैं बेटा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन कंसिस्टेड ऑफ रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट ऑन द एंड फैसिलिटेशन ऑफ हाइपर एक्टिवेशन, और समझ आया ना। यहाँ पे फेलिसिटेशन क्यों लिखा है, बिकॉज कैल्शियम प्रोवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से टेल क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। फेलिसिटेशन मतलब मदद किया गया बेटा। अरे समझ आया ना। आगे बढ़ते, स्पर्म सेल्स नीड टू अनकवर द that may recognize the chemicals in the that in turn initiate change in both motility in the form of as well as the morphological change involved in across। और लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है, एक्रोसोम में चेंज आया जो मदद करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन में, क्या चेंज आया उसमें, पतला हो गया बेटा, वीक हो गया, वेरी गुड। समझ आया नहीं समझ आया। आगे बढ़ता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटेशन खाली मैमल्स के स्पर्म्स में होता है, नॉन मैमलियन स्पर्म्स के अंदर बड़ा कैपेसिटेशन नहीं होती, ये प्लीज याद रखना, ठीक है। कैपेसिटेशन हैज टू इफेक्ट्स, पहला डन है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ू मैं, यहां पे मैंने शो करी है बेटा प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि इस पिक्चर में क्या क्या पार्ट्स है, बिकॉज ये पिक्चर आपको कुछ समय के लिए बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए पहले पिक्चर को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रीन कलर में अंदर कुछ दिख रहा है, आई होप आप इसको खुद ही बता सकते हो ये क्या है बेटा। तो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte बेटा, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, क्लियर है, जल्दी यहां तक तो क्लियर है ना बेटा। और सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, जल्दी जल्दी, सेंटर में क्या दिख रहा है शबाश, न्यूक्लियस दिख रहा है बेटा, किसका, न्यूक्लियस ऑफ
सेकेंडरी oocyte बेटा। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज आगे इसका नाम बदलने वाला है, इसलिए अभी आप याद रखो इसका भी न्यूक्लियस ही बोलते हैं, आगे इसका नाम बदलेगा बेटा, ठीक है ना। चले अब बाहर आ जाओ, व्हाइट में क्या दिख रहा है, वेरी गुड बच्चा, यहाँ पे दिख रहा है आपको जूना पेल्यूसिडा बेटा, तो ये है जूना पेल्यूसिडा, ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या दिख रहा है, याद है बेटा कल हमने एग को रिलीज करवाया था, कल वाली क्लास याद करो, कल हमने एग को रिलीज करवाया था, तब तक एग को संभाल के किसने रखा था, फॉलिकुलर सेल्स ने, थीका ने बेटा, याद आया। लेकिन जब एग रिलीज हुआ बेटा वो फॉलिकल पीछे छोड़ दिया, वो थीका पीछे छोड़ दिया, लेकिन कुछ फॉलिकल सेल्स को हेड पे ताज के जैसे पहन के आया, क्या नाम था, कोरोना रेडिएटा सेल्स, अरे याद है ना, ये वही कोरोना रेडिएटा सेल्स बेटा अभी पूरे एग के आसपास फैल चुकी है, जो पहले कुछ थी ताज के जैसी अब पूरे एग के आसपास फैल चुकी है बेटा। अरे समझ आ रहा है क्या बता रहा मैं, तो ये कौन सी सेल्स है शिवाश, जल्दी जल्दी शिवाश, ये है, जल्दी बोलो भाई, ये है कोरोना रेडिएटा बेटा। अरे समझ आया कि नहीं समझ आया, यहां तो क्लियर है। और कोरोना रेडिएटा के बीच में आपको कुछ दिख रहा है, कहीं कहीं पे बीच में बेटा दिख रहा है ना, ये डॉट्स मैंने जो बनाया है, अरे भाई दिख रहा है ना, इधर भी ये डॉट्स, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी दिख रहे हैं। ये डॉट जो होते हैं ना बेटा, ये होता है ग्राउंड सबस्टेंस बेटा। क्या होता है शबाश, कुछ याद आया, पहला लेक्चर हमने जिंदगी में यही लिया था आपके साथ, ग्राउंड सबस्टेंस ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कहां से आया, जल्दी जल्दी भाई, सारा तो बेटा ओरी का ही है ना, तो ये ग्राउंड सबस्टेंस वही है ओरी का बेटा, जो इन सेल्स के साथ आया हुआ है, जो इन सेल्स को चिपकने में एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। समझ आई बात, और कुछ बच तो नहीं गया इसमें। अच्छा और एक चीज, ये क्या है शबाश, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया बट शायद आगे पूछा जा सकता है। ये ग्रीन में क्या है, वेरी गुड, सफेद में क्या है, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर अल्लाह ने अच्छी नजर दी है आपको बेटा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड जूना पेल्यूसिडा के बीच में खाली स्पेस है बेटा, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्री वाइटलाइन स्पेस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री वाइटलाइन, ये एनसीईआरटी में दिया है स्पेस बेटा, पिक्चर में दिया हुआ है, तो ये याद रख लेना। ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया बट आपसे पूछा जा सकता है कि प्री वाइटलाइन स्पेस किस किस के बीच में होती है, तो याद रखें। आई होप एग का स्ट्रक्चर निकलने के बाद, ओवल्यूशन के बाद अब क्लियर है बेटा कैसा दिखता है, सब कुछ क्लियर है। अब नजर रखो प्लीज ध्यान से, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आए, सबने रेस लगाई, ठीक है, फाइनली बचे कितने, 200 से 300, जो किसके एकदम नजदीक पहुंचे बेटा, जल्दी जल्दी शिवाय, किसके नजदीक पहुंचे, सेकेंडरी oocyte के नजदीक पहुंचे। ये क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। अब जब ये सेकेंडरी oocyte के नजदीक पहुंचेंगे बेटा, तो ये सेकेंडरी oocyte तो इनको बुला रही थी ना कि मेरे पास आ जाओ। अब सेकेंडरी oocyte के नजदीक पहुंचते ही जो सक्सेसफुल स्पर्म्स है, बिकॉज ये सारे के सारे सक्सेसफुल है ना जो पहुंचे बेटा, ये सब क्या शो करेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन शो करेंगे। क्या करेंगे बेटा, लेकिन इनमें से वो सक्सेसफुल स्पर्म एक्चुअल में सक्सेसफुल माना जाएगा जो सबसे पहले आया और जिसने सबसे पहले क्या शो करी, एक्रोसोमल रिएक्शन। मतलब यहां ये भी आया है सक्सेसफुल है बिकॉज ये आया, ये भी आया है सक्सेसफुल है बिकॉज ये आया बेटा, लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल कौन है बेटा, दिस वन, बिकॉज ये सबसे पहले क्या शो कर रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन शो कर। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता, अब जब ये स्पर्म बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन शो करेगा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन, मैंने अभी भी बोला आपको बेटा, इट विल रिलीज सर्टेन एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश, याद रहेगा। और आपको स्पर्म लाइसेंस में वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स है, लेकिन आपको 3 याद रखने, मैंने कलर भी 3 इसलिए दिए, तो आपको 3 याद रखने बेटा, ठीक है ना। तो एंजाइम 1, इसका नाम मैं इधर लिख देता हूं, तो दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज हाई एल यूरोनिडेस बेटा। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं शाबाश, हाई एल यूरोनिडेस बेटा। भाई याद रहेगा कि नहीं, तो हाई एल यूरोनिडेस क्या है बेटा, इट इज अ स्पर्म लाइसिन बेटा, secreted by sperm बेटा, secreted by sperm from acrosome during acrosomal reaction। समझ आया, क्या करेगा थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो एंजाइम यहां से निकल रहा है बेटा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज, कलर चलो मैं यही लेता हूं,
CRE बेटा। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं शिवाश? ऑल्सो कॉल्ड एज करोना रेडिएटा एंजाइम बेटा। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी जल्दी शिवाश। ऑल्सो कॉल्ड एज करोना रेडिएटा लाइजिंग एंजाइम बेटा। एंजाइम आप खुद ऐड कर देना। समझ आया? तो कितने एंजाइम्स हो गए? यहां तक तो ठीक है ना? नेक्स्ट जो एंजाइम है बेटा, जिसका कलर हमने ये वाला शायद लिया है, ठीक है, तो इसको मैं ले आता हूं। कहाँ ले? चलो इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्रोसिन। ठीक है, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्रोसिन और एक्रोलाइसिन एंजाइम बेटा। क्या बोलते हैं शाबाश? एक्रोसिन में लिख देता, एक्रोलाइसिन आप खुद ऐड कर देना, यहाँ जगह नहीं है। ये क्लियर हो गया? तो कितने एंजाइम्स मैंने लिखा है, और ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? स्पर्म लाइसेंस के। समझ आया? और ये तीनों बाहर कब आएंगे? यहां तो क्लियर है। अब देखो ये करेंगे क्या बेटा, प्लीज इस पे जरा थोड़ा नजर रखना ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी बेटा? हाइल। जल्दी हाइल। देखो हाइल यूरोडेज क्या करता है बेटा। हाइल यूरोडेज जैसे निकलेगा, कलर हमने ग्रीन में इसका लिया था, तो मैं ग्रीन से शो करता हूं। हाइल यूरोडेज जब निकलता, सुनना प्लीज ध्यान से बेटा, हाइल यूरोडेज जब निकलता है ना, तो हाइल यूरोडेज का जो टारगेट होता है ना, वो ये वाला होता है। दिख रहा है बीच में क्या है ये? क्या है ये बेटा शिवाश? मैट्रिक्स है और ग्राउंड सबस्टेंस है। क्लियर है ना? तो ये करता क्या है बेटा, ये इस मैट्रिक्स पास पहुंच के, इस मैट्रिक्स के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू की इंपॉर्टेंट सबस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं हाई यूरोनिक एसिड बेटा। याद आया? क्लास 11th का टॉपिक है बेटा। मैंने बोला था मैट्रिक्स को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। वन ऑफ द थिंग इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड, एंड एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड कौन होता था शाबाश? हाई एल, जल्दी जल्दी, यूरोनिक एसिड बेटा। अरे समझ आया? तो भाई ये बंदा जब निकलेगा, ये बंदा सीधे अटैक इन पे करेगा शाबाश, हाई यूरोनिक एसिड पे, जो किसके अंदर पाया जाता है? मैट्रिक्स के अंदर। तो जब मैट्रिक्स का हाई यूरोनिक एसिड ही खत्म हो जाएगा, तो मैट्रिक्स स्ट्रांग हो जाएगा कि लूज हो जाएगा? समझ आया ना? जब मैट्रिक्स लूज हो जाएगा, मैट्रिक्स जिन सेल्स को पकड़ के बैठा था बेटा, वो सेल्स, समझ आया ना? तो ऑटोमेटिकली बीच में क्या बनेगी बेटा? स्पेस बनेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? वो स्पेस बेटा इस स्पर्म को आगे बढ़ने में क्या करेगी? आप बोलोगे सर ये आगे कैसे बढ़ सकती है? इसकी टेल अभी जिंदा है ना बेटा, तो टेल अभी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है बेटा। समझ आया? माइटोकॉन्ड्रिया अभी भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली स्पर्म को कहां की तरफ ड्राइव करेगा? आगे की तरफ ड्राइव करेगा बेटा। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो ये काम किसका है शाबाश? फर्स्ट एंजाइम कॉल्ड एज हाइल। यहां तो क्लियर है। दूसरा बेटा सेकंड एंजाइम हमारा कौन है? करोना। कलर उसका कौन सा था? ये पिंक वाला। ठीक है ना? जल्दी जल्दी, सेकंड एंजाइम हमारा कौन है शाबाश? करोना रेडिएटा एंजाइम। तो ये वाला कलर है बेटा। ठीक है, करोना रेडिए, आप खुद ही आइडिया लगा लो, करोना रेडिएटा लाइजिंग एंजाइम मतलब, तो ये सीधे किन पे अटैक करता है शाबाश? करोना रेडिएटा सेल्स पे करता है बेटा। अरे क्लियर है ना? और ये इन सेल्स को क्या करेगा? अरे बोलो जल्दी जल्दी शाबाश। ये इन सेल्स को क्या करेगा? ब्रेक करेगा बेटा। ठीक है, लाइसिस करेगा, लाइसिस ऑफ करोना रेडिएटा बेटा। अरे क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो नजर रखो ध्यान से, ऑटोमेटिकली स्पर्म को इमेजिन कर लो आगे बढ़ रहा है, और स्पर्म अपने को आगे बढ़ाने से पहले अपना रास्ता क्या कर रहा है बेटा? शीन उस पे आम पता शिन मशीन देखा है? तो शिन मशीन का टायर बेटा आगे बढ़ने से पहले आगे वाले शीन को क्या करते हैं? सेम यहाँ पे काम कौन कर रहे हैं बेटा? स्पर्म लाइसेंस कर रहे हैं। स्पर्म के आगे बढ़ने से पहले ये स्पर्म के रास्ते को क्या कर रहे हैं बेटा? साफ करते जा रहे हैं। और रास्ते को साफ करने के लिए दो रुकावटें हैं बेटा। पहली रुकावट हाइलुरोनिक एसिड ऑफ मैट्रिक्स और ग्राउंड सबस्टेंस, एंड दूसरी है बड़ी बड़ी सेल्स जिनको हम क्या बोले? समझ आया ना? तो दोनों खत्म हो रहे एक साथ बेटा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। इसीलिए थोड़ी देर पहले आपने लाइन पढ़ी थी कि अगर कैपेसिटेशन स्पर्म की होती है, वो उसको प्रॉपर्टी क्या प्रोवाइड करता है बेटा शाबाश? टू फ्यूज विद द एग एंड टू फर्टिलाइज द एग बेटा। इमेजिन करो किसी स्पर्म के पास एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं हुई बेटा, उसकी कैपेसिटेशन नहीं हुई, क्या उसके ये एंजाइम्स बाहर आएंगे? क्या ऐसा स्पर्म जिंदगी में कभी भी एग के मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा? कभी नहीं करेगा बेटा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ये क्लियर हो गया? सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड शाबाश एक्रोसोमल रिएक्शन। यहां तक तो समझ आया?
तो भाई इस बंदे का काम हो चुका है, बताया मैंने बेटा, ये बंदा डन है, ठीक है ना, ये वाला बंदा भी। अब कौन बचा, एक्रो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, सुनो ध्यान से। इमेजिन, जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस, स्पर्म आगे पहुंचा, आगे का रास्ता साफ हुआ। जब आगे का रास्ता साफ हुआ तो बीच में एक बड़ी मोटी सी दीवार आई, मोटी दीवार का नाम जूना, समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, इसलिए इसको जूना लाइसिन भी बोलते हैं इस एंजाइम को बेटा। तो ये एंजाइम क्या करता है, कहां गया ये एंजाइम, क्या कर रहा है, एक्रोलाइसिन और जूना लाइसिन बेटा, ये सीधे आगे पहुंचेगा, इनसे कोई छेड़खानी नहीं करेगा। जो बाहर लोग बैठे बेटा, ये अपने आप को बचा के रखता है, किसके लिए शिवाश, जल्दी जल्दी शिवाश, जूना, और ये किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा, जूना पलिसोडा को डाइजेस्ट करेगा। अरे समझ आया, ये क्लियर हो गया ना। और ये सारे मिलके बेटा, ठीक है ना, मदद करते हैं स्पर्म को, या स्पर्म के न्यूक्लियस को, या स्पर्म के सेंट्रियोल को बेटा, किसके नजदीक पहुंचने में, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक पहुंचने में। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं बेटा। तो इस पूरी कहानी को ही हम क्या नाम देते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन नाम देते हैं। खत्म हो गया एक्रोसोमल रिएक्शन, इतना ही है बेटा। ये क्लियर हुआ पक्का, तो इधर मैं लिख देता हूं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, this process is called as acrosomal और रिएक्शन बेटा, क्लियर है। और पॉइंट्स आपने याद रखे एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो आई होप दोबारा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन है यहाँ तक। यहाँ पे भी बहुत सारे स्पर्म फेल हो जाते हैं बेचारे बेटा, वो इतनी मेहनत के बाद पहुंचे और अनफॉर्चुनेटली उनका प्रॉपर तरीके से एक्रोसोमल रिएक्शन, और अनफॉर्चुनेटली वो बेटा एग के मेम्ब्रेन के पास। समझ आया, आगे बढ़े। तो पहले आप एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Acrosomal reaction, after evolution the secondary oocyte reach the capacitated sperms undergo acrosomal, ये याद रखना है, किस स्पर्म की एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, कंडीशन ओनली कैपेसिटेड, नॉन कैपेसिटेटेड का कभी भी एक्रोसोमल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, याद रखना प्लीज, ठीक है। चले आगे पढ़ो फटाफट से शिवाश। एंड रिलीजेस वेरियस केमिकल्स कंटेन्ड इन द, इन सारे केमिकल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, दीज इंक्लूड हाइलिनोडेस एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग और ग्लाइसिंग एंजाइम, जूना लाइसिन आल्सो कॉल्ड एज। समझ आया, ये पढ़ लो ध्यान से बेटा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूंगा बेटा, आराम से, ऐसे ऐसे नहीं होता, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन पूछूंगा। लास्ट पे लिखा फॉलिकल सेल्स, लेकिन कोई फॉलिकल सेल तो हम लाए नहीं थे बेटा, जल्दी जल्दी, हम कोई फॉलिकल सेल लाए थे, हम कोई फॉलिकल सेल लाए थे क्या, तो फिर यहाँ फॉलिकल सेल क्यों लिखा है, बिकॉज कोरोनाइटिस ऑल्सो है, समझना, बिकॉज उसका मॉडिफिकेशन कहां से हुआ था, फॉलिकल सेल से ही हुआ था बेटा। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, वेरी गुड, जूना लाइसिन आल्सो कॉल्ड एज एक्रोसाइज, डन है यहाँ तक बेटा, समझ आया। लास्ट पढ़ते बेटा, ऑप्टिमम पीएच, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड फॉर, क्यों, पढ़ चुके हो बेटा 11th में, क्यों नहीं, चलो ठीक है, इसके अलावा कुछ और, शबाश शबाश, आपने पढ़ा है ना बेटा क्लास 11th के अंदर कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, नहीं पढ़ा है, अरे मैंने ही तो पढ़ा है एंजाइम भाई। प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंजाइम दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम, कंजुगेटेड, अच्छा वो मैंने नहीं, वो किसने पढ़ाया, मतलब उसने पढ़ाया ना, वो तो लिखा है ना एनसीईआरटी में बेटा, सिंपल एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम को कुछ नहीं चाहिए काम करने के लिए, वो अपने आप में काफी है बेटा, बिकॉज वो खाली प्योरली अमाइनो एसिड्स का बना होता है बेटा, याद है। कंजुगेटेड एंजाइम्स के अंदर अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के अलावा कोई और ग्रुप भी होता है, जिसको हम नॉन प्रोटीन ग्रुप बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज कोफैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जहां पे आपने बहुत सारे आयोन्स पढ़े थे बेटा, अरे याद आ रहा है ना, मैंने वहां पे, चलो मैम ने वहां पे आपको बोला होगा कि हर एंजाइम जो कंजुगेटेड नेचर का होता है बेटा, उसको काम करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए या कोफैक्टर चाहिए बेटा, क्लियर है ना। ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। तो यहां हम बात किन की कर रहे हैं, एंजाइम्स की। तो ये एंजाइम्स को बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या चाहिए, मैग्नीशियम, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या चाहिए, मैग्नीशियम, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या चाहिए, कैल्शियम, और एनवायरमेंट क्या चाहिए बेटा, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर। नहीं समझ आ रहा क्या बता रहा हूं, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते बेटा। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द induces depolarization of oocyte, this prevents poly
स्पर्म। अब ये क्या लिखा है बेटा, इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। ये क्लियर हो गया? जल्दी, यहां तक तो क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये हमारा पूरा फिनिश है। अब इस पिक्चर पे आते हैं बेटा। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो। अब मुझे पता क्या, ये इमेजिन करो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट देख रहे हो, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब देख रहे हो, बहुत सारे स्पर्म अभी भी आसपास में घूम रहे हैं बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन इन बहुत सारे स्पर्म्स में से बेटा ओनली सक्सेसफुल वाला कौन है? ये वाला दिख रहा है, जो अभी किसको काट चुका है बेटा? ज़ूना पेलिसुडा को काट चुका है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? इस पॉइंट स्टेप को, जो यहाँ पे स्टेप चल रहा है ना बेटा, इस स्टेप को हम क्या नाम दे देंगे? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग मेम्ब्रेन बेटा। समझ आया क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब यहाँ क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनो, इधर नजर रखिए ध्यान से। यहाँ क्या होता है, जब स्पर्म सारे काम अच्छे से करेगा जो हमने अभी भी डिस्कस करे, और ऐसा स्पर्म बेटा फाइनली किसके पास पहुंचता है? एग के मेम्ब्रेन के। ये सुनना, ये बहुत जबरदस्त इवेंट है बेटा। एग के मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है बेटा, ठीक है ना? और एग का मेम्ब्रेन, बिकॉज इस बंदे ने बहुत तकलीफें झेली है ना किसके पास पहुंचने के लिए? शाबाश, एग के पास पहुंचने के लिए। ये समझ रहे हो ना? तो जब ये स्पर्म बेटा एग के दरवाजे पे पहुंचता है, एग के मेम्ब्रेन के एकदम नजदीक, ये मान के चलो एग ऐसे, अभी तक एग ऐसे था और ये स्पर्म नजदीक में पहुंचा, ठीक है ना? तो अब एग का मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा, इस स्पर्म को रिसीव करने के लिए इस स्पर्म को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा स्पर्म की तरफ फोल्ड करता है। ये समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? नजर रखो ध्यान से। ये मान के चले बेटा एग का नॉर्मल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना? ये यहां से, ये इधर देखो ध्यान से बेटा, ये यहां से कौन आया? स्पर्म आया। तो जब एग को पता चल जाता है कि स्पर्म क्या है बेटा, नजदीक आया है, ये इसका वेलकम करता है बेटा। जब दूल्हा किसी दुल्हन के घर जाए बच्चा दूध गिलास चाना, ये वही है बेटा, ठीक है ना? अब ये दूध गिलास तो नहीं पिला सकता है ना, तो ये एग क्या करता है, ये अपने मेम्ब्रेन को, नजर रखो ध्यान से, ये इसका मेम्ब्रेन था ना बेटा, ये इसके मेम्ब्रेन को बेटा इस स्पर्म की तरफ ऐसे फोल्ड कर देता है। दिख रहा है क्या बता रहा हूं मैं? तो इसने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा किसकी तरफ फोल्ड किया, और इस फोल्डिंग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे फोल्डिंग हुई ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड एज जोन और कोन ऑफ रिसेप्शन बेटा। दिस इज कॉल्ड एज जोन और कोन ऑफ रिसेप्शन बेटा। अरे समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर है? तो जोन और कोन ऑफ रिसेप्शन कौन बनाता है? एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। किसको रास्ता दिखाने के लिए? स्पर्म के न्यूक्लियस, या शॉर्ट में स्पर्म के रास्ता दिखाने के लिए बेटा। समझ आया ना? सो फाइनली क्या होगा आप बताओ? एग का मेम्ब्रेन ऐसे था, स्पर्म को उसने देखा, वो बेंड हो गया, तो इधर से कौन आया? अरे समझ आया ना? जैसे स्पर्म बेटा एग को टच करता है या एग के मेम्ब्रेन को टच करता है, ठीक है ना, पूरी, समझ रहे हो ना? मतलब वो तो गिरते ना फूल ऊपर से, सुना, तो वैसे ही माहौल बन जाता है बेटा। और इस माहौल का हम नाम देते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन बेटा। क्या बोलते हैं? क्या कहना चाहता हूं मैं, वो पहले इस पिक्चर में ध्यान से देखो बेटा, नजर रखिए ध्यान से। अगर आप इस एग के मेम्ब्रेन को यहां ध्यान से देखोगे ना, तो अंदर कौन सा चार्ज है? ये अंदर से नेगेटिव चार्ज है बेटा, है कि नहीं? और बाहर कौन सा चार्ज है? तो मुझे बता बेटा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी स्टेट में होता है कि वो अंदर नेगेटिव हो और बाहर पॉजिटिव हो बेटा, तो ऐसी स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर्स। यानी मैं बता सकता हूं बेटा, ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन या बिफोर एक्रोसोमल रिएक्शन, एग क्या था बेटा? एग पोलराइज्ड स्टेट में था। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा? बट जैसे ही बेटा एग की मुलाकात किसके साथ हुई? शाबाश, स्पर्म के साथ हुई, ठीक है ना? तो स्पर्म के साथ मुलाकात की वजह से बेटा एग का पूरा माहौल ही बदल गया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बिकॉज जैसे स्पर्म के मेम्ब्रेन ने टच किया किसको बेटा? एग के मेम्ब्रेन के टच को। समझ आया ना? जो अभी तक कैसा था? डीपोलराइज्ड की पोलराइज्ड, पोलर, अब वो इसके टच से क्या हो गया बेटा? डीपोलराइज। नहीं समझ आ रहा है ना? सो दैट मींस बेटा अंदर वाला माहौल कैसा बनेगा? पॉजिटिव, और बाहर वाला माहौल कैसा बनेगा? नेगेटिव बेटा। समझ आया? और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यों फास्ट ब्लॉक? सुनो ध्यान से, क्यों फास्ट ब्लॉक? बिकॉज और भी स्पर्म, इधर नजर रखो ध्यान से, ये स्पर्म अभी भी लड़ रहे हैं ना अंदर आने के लिए, इनका भी एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ है, सो दैट मींस इनका भी चांस है बेटा कहां आने का? एग के मेम्ब्रेन के पास आने का। भाई अगर ये भी एग के मेम्ब्रेन के पास आए तो एग इनका भी रिसेप्शन करेगा ना। तो देयर आर चांसेस कि बेटा एक एग के अंदर क्या जा सकते हैं? एक से ज्यादा न्यूक्लियस जा सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? तो एग के पास खाली एक ही न्यूक्लियस एंटर करे बेटा, इसलिए एग अपने मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? जल्दी जल्दी बदल देता है बेटा। और जैसे बदलेगा ना मेम्ब्रेन, ये बदला हुआ मेम्ब्रेन किसी भी दूसरे स्पर्म के लिए कोन ऑफ रिसेप्शन या किसी भी दूसरे स्पर्म को अंदर आने, ये एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा था, विच मेंटेन्स पॉलीस्पर्मी और मोनोस्पर्मी, मोनोस्पर्मी बेटा।
अरे दिखा था एनसीईआरटी नहीं। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक और फास्ट ब्लॉक। दिस कॉल्ड एज, बिकॉज यहाँ जल्दी काम करना है ना, यहाँ वेट नहीं कर सकते, बिकॉज उतनी देर में कोई और स्पर्म आएगा। तो एग जैसे पहले स्पर्म से टकराएगा उसी इंस्टेंस में बेटा एग क्या कर देता, अपने आप को डिपोलराइज कर देता। समझ आया? ये क्लियर, ये पहला स्टेप था इधर, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ पहले, कहाँ गया वो, यही था ना, यही वो पिक्चर है ना, ये कि दूसरा है, ये नहीं ये वाला है, ठीक है। तो इधर आप पहला स्टेप ये लिखोगे, इधर मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां क्या हुआ बेटा, टू मेंटेन, शाबाश, मोनोस्पर्मी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी, शाबाश, एग मेम्ब्रेन बेटा, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जल्दी जल्दी क्या करता है बेटा, शाबाश, चेंज इट्स पोलैरिटी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, चेंज इट्स पोलैरिटी, और क्या बन जाता है, पोलराइज की डीपोलराइज, तो ये हो जाता है डीपोलराइज बेटा। ये क्लियर हुई बात, डीपोलराइजेशन, समझ आया ना। और इसी डीपोलराइजेशन के होने को बेटा क्या हम बोलते हैं, स्लो ब्लॉक और फास्ट ब्लॉक बेटा, शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक, इसको फास्ट ब्लॉक बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक। क्लियर हुआ? दूसरा कुछ दिख रहा है आपको, कुछ चेंज हुआ? पहले पिक्चर को ध्यान से देखो आप, ये पिक्चर नंबर 1 है बेटा, ये पिक्चर नंबर 2 है बेटा, कुछ और दिख रहा है? हाँ वो तो चल ही रहा है, बाकी स्पर्म आ रहे हैं, रेडिएटा वेडेटा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है बेटा। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? ध्यान से देखो ना भाई, पिक्चर 1 को देखो, पिक्चर 2 को देखो, 1 2 1 2, चला छोड़, इधर नजर रखो ध्यान से, नजर रखे ध्यान से बेटा। पिक्चर 1 के अंदर अगर आप स्पर्म को देखोगे, एक्रोसोम तो ऑलरेडी खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, न्यूक्लियस अभी भी बराबर है, लेकिन सेंट्रियोल कितना है बेटा, अरे भाई दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो सेंट्रियोल अभी भी कैसा है, शाबाश, सेंट्रियोल अभी भी सिंगल है बेटा। अरे होना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इसका एक सेंट्रियोल कहाँ गया था, अरे याद है कि नहीं है बेटा, एक सेंट्रियोल क्या बना था, टेल बना था ना। लेकिन जैसे बेटा नजर रखो ध्यान से, जैसे ही बेटा डिपोलराइजेशन हो जाती है बाय फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ एग एंड oocyte बेटा, समझ आया ना। दूसरा काम क्या होता है बेटा कि ड्यूरिंग दिस वेरी प्रोसेस ये क्या करता है बेटा, ये अपने सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन कराता है, ठीक है ना। स्पर्म duplicates its, शाबाश, जल्दी जल्दी, इट्स सेंट्रियोल। अरे समझ आया? और ये सेंट्रियोल्स अब क्या करेंगे, जल्दी बोलिए शाबाश, 2 सेंट्रियोल बन गए ना। अब ये सेंट्रियोल जाएंगे किसके पास, इधर देखो ना बेटा, ये सेंट्रियोल जाएंगे किसके पास, एग के, जो बेचारा कहाँ अटका हुआ है, मेटाफेज 2 के अंदर अटका हुआ है। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? और क्यों अटका था, बिकॉज बेचारे के पास सेंट्रियोल, अब ये सेंट्रियोल्स बेटा उसको मेटाफेज से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे बेटा। अरे समझ आया ना, जिसको हमने कल पढ़ा था, रिज्यूम करेंगे बेटा, किस चीज को, मियोसिस 2 को बेटा। समझ आया ना, क्लियर हो गया, पक्का? चले, अब इस पूरी कहानी में आपने याद रखा, एक तो हमने फास्ट ब्लॉक याद रखा और एक तो हमने सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन याद रखा। समझ आया? इसके बाद क्या होना चाहिए आप बताओ, गेस करो थोड़ा सा। फ्यूजन, ओके, और कुछ जवाब, जल्दी जल्दी देखो क्या होगा, पिक्चर में बाद में दिखाता हूँ। अब एग तो ऑलरेडी पहुंच चुका है ना बेटा, सुपरम तो ऑलरेडी पहुंच चुका है एग के पास, वेलकम वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ है बेटा, ठीक है ना। अब सुपरम क्या करता है, ये अपने नेक के एरिया में बेटा, ये मिडल पीस है, इधर कहीं पे नेक होगा, ये नेक है, ये मिडल पीस है, ये टेल है बेटा, है ना। तो सुपरम क्या करता है, अपनी नेक के आसपास वाले एरिया में अपने आप को काट देता है, गर्दन काट दी बेटा, ठीक है ना। तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया टेल और मिडल पीस, ये ना मिडल पीस बेटा, इधर ये मिडल पीस है, ये टेल है बेटा। तो पीछे क्या रहेगा भाई, मिडल पीस, लिख दू इधर बेटा, ये मिडल पीस है, ये टेल है, यहाँ कहीं पे नेक होगा और ये हेड है बेटा, है ना। इसने अपने आप को कहाँ काटा,
नेक पे काटा, पीछे क्या रहेगा, मिडल पीस एंड, खत्म हो गया वो बेटा। आगे क्या बचा बेटा, जल्दी बोलो आगे क्या बचा। अगर आपको अभी भी याद हो बेटा, एग ने स्पर्म को वेलकम किया था। अरे समझ लो ना भाई, वेलकम तो ऐसे होगा ना हैंडशेक सर, तो ठीक बेटा, समझ आया ना। तो वेलकम किसने किया बेटा, एग ने, किसका, हेड का। पीछे से कौन थी बेटा, टेल एंड मिडल पीस था। देखिए जब टेल एंड मिडल पीस कट जाएंगे बेटा, बचा क्या, इस हेड को बेटा वेलकम वाला हाथ कहां खींचेगा, अंदर की, यानी एग बेटा किसको अंदर खींचता है, टेल बेटा उसको अंदर घुसाती। टेल का काम बेचारी का खाली था, कहां तक पहुंचना, दरवाजे तक पहुंचाना। दरवाजे के अंदर कौन जाएगा बेटा, एग जाएगा कि स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाएगा बेटा, लेकिन ले कौन जाएगा, एग ले जाएगा। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, ये क्लियर है ना। लेकिन किस पार्ट को ले जाएगा, खाली हेड वाले पार्ट को ले जाएगा, समझ आया। और हेड वाले पार्ट में क्या क्या होता है शाबाश, एक तो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। यानी स्पर्म के अंदर एंटर कौन चीज करती है, 2 सेंट्रियोल्स एंड 1, बाकी कोई भी चीज एंटर नहीं करते, समझ आया। और एंट्री कौन करवाता, स्पर्म की एग बेटा, एग खुद एंट्री करवाता है। क्लियर हो गया यहां तक, ये समझ आया। तो इमेजिन करो, नजर रखे ध्यान से, जब ये एग एंटर करेगा बेटा, जब ये स्पर्म का हेड एंटर करेगा इनसाइड द एग, अंदर ऑलरेडी कौन बैठा है, वेरी गुड, ठीक है। और बाहर से कौन आया शाबाश, एक मेल का न्यूक्लियस आया और 2 क्या आए बेटा, ये समझ आया, ये समझ आया ना। लेकिन सुनना ध्यान से बेटा, लेकिन अगर आप एग के मेम्ब्रेन को ध्यान से देखोगे, एग का मेम्ब्रेन अभी किस स्टेट पे है बेटा, आप सबको पता है बेटा, डीपोलराइजेशन का स्टेट हो, पोलराइजेशन का स्टेट हो, रिपोलराइजेशन का स्टेट हो, या हाइपर पोलराइजेशन का स्टेट हो। मैं पढ़ा चुका हूं अच्छे से बेटा, कोई भी स्टेट कांस्टेंट नहीं होती है बेटा। कोई भी मेम्ब्रेन कभी भी पोलराइजेशन से डिपोलराइजेशन हो जाएगा, डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन हो जाएगा, रिपोलराइजेशन से हाइपर पोलर। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। अभी अभी मेम्ब्रेन थोड़ी देर पहले क्या था, पोलराइज, अब क्या हुआ, क्या ये जिंदगी भर डिपोलराइज ही रहेगा, देयर आर चांसेस बेटा कि मेम्ब्रेन वापस क्या हो सकता है। और अगर ये वापस रिपोलराइज हो गया तो बता क्या होगा भाई, स्पर्म तो अभी भी ढूंढ रहे हैं ना, बाहर दिख रहे हो ना बेटा, ये सारे अभी भी अंदर आ सकते हैं ना। तो हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि भाई एक बार वो हो गया उसके बाद कुछ भी हो जाए, अब स्पर्म अंदर नहीं आएगा बेटा, समझ आया ना। सो दैट परमानेंट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल रिएक्शन बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्लियर है, जो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। तो फ्यूजन के बाद क्या चलेगी, कॉर्टिकल रिएक्शन चलेगी, समझ आया ना। और इस फ्यूजन को हम प्लाज्मोगैमी भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्यों, प्लाज्मोगैमी बेटा, जल्दी बोलो शाबाश। बिकॉज यहां 2 सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो रहे हैं, अरे हो रहे ना भाई, एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे फ्यूज हो रहा है, तो दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। इट इज नॉट कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, इट इज नॉट कॉल्ड एज एम्फिमिक्सिस बेटा, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, क्लियर हो गया। बिकॉज न्यूक्लियस न्यूक्लियस फ्यूज हुआ क्या, नहीं बेटा, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ, इसको इसलिए प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। क्लियर हुआ, यहां तक समझ आया। आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट पिक्चर पे, अब जरा इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन कैसा था, बस इधर इधर बेटा, यहाँ मेम्ब्रेन कैसा था, पोलराइज। अब इधर मेम्ब्रेन क्या हुआ, डीपोलराइज, ठीक है। और डीपोलराइज मेम्ब्रेन के बाद क्या हुआ बेटा, अच्छा ये सेम, शायद सेम, ये सेम पिक्चर 2 बार आई है ना। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बता सकता हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ पे बेटा अब हम थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको कॉर्टिकल रिएक्शन का। मैंने आपको एग का जब अभी हाईलाइट दिया था ना, मैंने आपको सारी चीजों को लेबल करवाया था। मैंने बोला था ये होता है कोरोनरी डेटा, ये होता है मैट्रिक्स, ये होता है पेलिसुडा, ये होता है मेम्ब्रेन, ये होता है। लेकिन वहां मैंने इन चीजों को, जो आपको डॉट्स अंदर से दिख रही है ना, इनको शो नहीं किया था। ये डॉट्स क्या है बेटा, इनको मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। दीज डॉट्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बेटा। आप इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताओ बेटा, इस पिक्चर के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ है, जल्दी बोलो शाबाश। इस पिक्चर के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, एग के। एक जगह जमा है कि सस्पेंडेड थ्रू आउट है बेटा, समझ आया। लेकिन जब एग का मेम्ब्रेन बेटा टच करता है किसको, और क्या हो जाती है, फास्ट ब्लॉक। अभी होता है ना मैंने बेटा, फास्ट ब्लॉक के होने से बेटा कौन अंदर आता है, मेल का न्यूक्लियस और उसके 2
इनके अंदर आते, सुनना प्लीज आंसर बेटा, इनके अंदर आते ही अब इस एग के अंदर फर्दर किसी स्पर्म की एंट्री, पर डर इस चीज का है बेटा कि ये मेम्ब्रेन से अगर सोडियम बाहर बग गया, ये वापस क्या हो सकता है बेटा, पोलराइज हो सकता है। समझ रहे हो ना? अब ऐसा ना हो, ये सुनना ध्यान से, अब ऐसा ना हो बेटा, ये सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो आपको सेंटर में दिख रहे हैं ना, ये सब बेटा मेम्ब्रेन की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूं? जैसे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेंटर में, ये कहां आएगा, पेरिफेरी, ये पेरिफेरी, ये पेरिफेरी, ये, और ये सब चिपक जाते हैं किस में शिवाश, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में, ऑन द पेरिफेरी बेटा। समझ आया? और जब ये चिपक जाएंगे तो पिक्चर आपको बेटा कुछ ऐसी दिखाई देगी, पिक्चर आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी बेटा। दिख रहा है सारे चिपक गए बेटा पेरिफेरी पे। बात समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा? अब जब ये चिपक जाते हैं ऑन द पेरिफेरी, चिपकने के बाद ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं बेटा, ये कुछ सिक्रीशंस को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, खुद अंदर ही है लेकिन सिक्रीशन कहां की तरफ निकाल रहे हैं, अरे जल्दी कहां की तरफ निकाल रहे हैं, बाहर की। और ये सिक्रीशन जो है ना बेटा, ये एक्यूमुलेट हो जाती है इन बिटवीन एंड, और एक नई लेयर को फॉर्म करते हैं बेटा। दिख रहा है बीच में एक लेयर बनी, और इस लेयर के बनने से बेटा किसको स्ट्रेंथ मिलती है, लूना पेलिसुडा को बेटा। समझ आया? और इस लेयर को हम सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? और ये लेयर एक हार्ड लेयर होती है बेटा। अब एक बार ये लेयर बन गई, उसके बाद दुनिया का कोई भी स्पर्म बेटा अंडर एंट्री कर नहीं सकता है। समझ आया मैंने क्या बोला? ये क्लियर है ना? तो इस लेयर के बनने को बेटा, समझ रहे ना, इस लेयर के बनने को, इन ग्रेन्यूल्स के इधर एक्यूमुलेट होने को, इनकी सिक्रीशंस बाहर निकालने को, इसकी लेयर के बेटे थिकनेस को बढ़ाने को, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, दिस होल प्रक्रिया इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शबाद, दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल रिएक्शन बेटा। अरे समझ आया मैंने क्या बोला? ऑल्सो कॉल्ड एज, क्यों बेटा शाबाश, ऑल्सो कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक। इसको स्लो ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये धीरे धीरे होता है, बट ये सोल्यूशन क्या है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। वो फास्ट ब्लॉक था, वो जल्दी जल्दी करना पड़ा, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। समझ आया? और आफ्टर द कॉर्टिकल रिएक्शन बेटा, अगर मैं इधर भी लिख दूं, यहां पे है बेटा कॉर्टिकल रिएक्शन है ना, कॉर्टिकल रिएक्शन, आफ्टर कॉर्टिकल रिएक्शन आपको एग फाइनली कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर है? तो अब अगर आप इस एग को ध्यान से देखो, जो हमारा फाइनल एग है, तो आपको यहां क्या क्या दिखाई दे रहा है शाबाश? एक तो दिखाई दे रहा है बेटा एग का खुद का न्यूक्लियस, इसको मैं इधर लिख देता हूं। एक दिखाई दे रहा है स्पर्म का न्यूक्लियस, वेरी गुड। और एक दिखाई दे रहे हैं, अब जरा प्लीज नजर रखो ध्यान से, अभी तक मैंने इस बंदे को क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, लेकिन अब जब मेल का न्यूक्लियस अंदर आता है ना, अब उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते बेटा, अब उसको बोलते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं शबाश? अब अभी इसको हम न्यूक्लियस बोल रहे थे ना, अब इसको भी न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेल प्रो न्यूक्लियस। अरे क्लियर है ना बच्चा? और इनको ऑफकोर्स क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो शबाश, इनको ऑफकोर्स क्या बोलते हैं शबाश? सेंट्रियोल्स। समझ आया? अब क्या होगा सुनिए ध्यान से, ये मेल का प्रोन्यूक्लियस जो है बेटा, ठीक है ना, इसको अल्लाह ने सब्र दिया है कि नहीं दिया है भाई? इसको सब्र दिया है कि नहीं दिया? बिकॉज बहुत दिनों से बेचारा चलता ही रह रहा है ना, तो ये बेचारा क्या करेगा, नजर रखो ध्यान से, ये इधर वेट करेगा आराम से। सुनो ध्यान से बेटा, ये मेल का प्रोन्यूक्लियस क्या करेगा, वेट किसके अंदर, ये देखो ये कितनी यूनिक चीज है बेटा, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ एग के अंदर बेटा, या सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है ना। और ये वेट तब तक करेगा जब तक ये दो सेंट्रियोल्स बेटा, एक इधर से अरेंज हो जाएगा, एक इधर से अरेंज हो जाएगा, ये स्पिंडल एपरेटस बनाएंगे और ये इसका क्या करा देंगे, मेटाफेज 2 कंप्लीट करा देंगे। समझ आया ना? फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस 2, और फाइनली क्या बनेंगी, दो सेल्स, एक बड़ी और एक, सिंपल सी चीज है यार, जो बड़ी सेल बनेगी उसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ये जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको जाएगा बेटा। समझ आया ना? तो वो जो सेल फाइनली बनेगी ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओम। और तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फीमेल एग के अंदर, सुनना ध्यान से, फीमेल एग के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पे कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, एक के दो, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। समझ आया ना? एक अपना जो अभी भी बना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, और एक ऑलरेडी जो वेट कर रहा है, कौन, मेल प्रोन्यूक्लियस बेटा। अरे समझ आया ना? अब फाइनली क्या होगा, यहां बनेगी सेकंड पोलर बॉडी एंड एग बेटा। समझ आया ना? एग के अंदर मेल का न्यूक्लियस है ही, फीमेल का न्यूक्लियस अभी भी बन गया, अब दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी शबाश, क्या होगा, इस फ्यूजन को हम नाम देते हैं कैरियोगैमी बेटा। क्या नाम देते हैं,
समझ आया ना, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फेमेक्सिस बेटा, समझ आया, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फेमेक्सिस, समझ आया। और इससे हमारी पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हुआ? तो आई होप इसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन से डर नहीं लगेगा बेटा। डन है? एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या हमने पढ़ा। ये आपने रीड ऑलरेडी कर दिया है ना, ये एक बार लास्ट लाइन पढ़ लो दोबारा से। बाइंडिंग ऑफ टू द इंड्यूसेस डीपोलराइजेशन ऑफ, दिस प्रिवेंट्स, इसी को हम बोलते हैं फास्ट। समझ आया? आगे और एक पढ़ते हैं, ये पूरा पिक्चर क्लियर है? ये पढ़ी जल्दी। कॉर्टिकल रिएक्शन जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन एंड द सेकेंडरी oocyte shows cortical। क्यों बेटा? अगेन टू प्रिवेंट पॉलीसपर्मी बेटा। समझ आया ना? नेक्स्ट बेटा, द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द, these granules fuse with the plasma membrane of oocyte and release their content including between plasma membrane and zona in a space known as pre-vitelline space बेटा। अरे उधर ही तो हो रहा है ना ये क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, दिस मेक्स zona pellucida so prevent the entry of another। समझ आया? नेक्स्ट है बेटा स्पर्म, पढ़ लो इसको। एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विद the secondary oocyte forms a projection called, or which receives the proximal centriole of the sperm divides and forms to generate the mitotic spindle apparatus for cell। clear है बच्चा? finally karyogamy or sperm entry stimulates the secondary oocyte to complete the suspended, this produces a haploid mature ovum and a second, the head of sperm which contains the, separates from the, it becomes the male, जल्दी जल्दी, मेल प्रोन्यूक्लियस। समझ आया? द सेकेंड पोलर बॉडी एट द न्यूक्लियस ऑफ द ओम कॉल्ड एज मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कैरियोगेमी टेक्स प्लेस, फर्टिलाइज्ड ओम नाउ नोन एज जाइगोट। समझ आया? तो आज के बाद आपसे कोई पूछे बेटा फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, तो ये सही बात है कि गलत बात है बेटा? समझ आया ना? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग को एक्चुअल में क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया ना बेटा? चले, तो फिर फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन द होल इवेंट्स और होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस टू परफॉर्म कैरियोगेमी और एम्फिमेक्सिस बेटा। समझ आया? चले, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट रेस्टोर्स द, सही है कि गलत है? स्पर्म एग था, एग एन था, एन प्लस एन हो गया 2n, तो हैप्लॉइड से वापस क्या बना? इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रियोल्स व्हिच आर लैकिंग इन द, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो सेंट्रियोल्स है अभी सेल्स में बेटा, मतलब आपकी बॉडी में हर सेल में अभी सेंट्रियोल है कि नहीं है? वो सेंट्रियोल किसके हैं? वो बाप के हैं बेटा। समझ आया ना? वो गोल्जी अपैरेटस किसका है? वो माँ का है। राइबोसोम किसका है? माँ का है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? समझ आ रहा है ना? न्यूक्लियस किसका है? दोनों का है बेटा। क्लियर है? चले, डिटरमाइन द सेक्स इन द, बिकॉज अगर स्पर्म एक्स था, एग भी एक्स था, एक्स प्लस एक्स हो गया फीमेल। अगर स्पर्म वाई था एंड एग एक्स था तो क्या हो गया? मेल। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, कंबाइंस द कैरेक्टर ऑफ एंड इनिशिएट्स, जिससे शुरू होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा। क्लियर हो गया?